ये एक तरफ मैंने क्या लिखा, एक तरफ मैंने क्या लिखा नेचुरोपैथ, एक तरफ मैंने क्या लिखा आयुर्वेद, एक तरफ क्या लिखा। सुनिए मैं होल्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत लिखिए, मैं होल्ड कर दूंगा, मैं बोलूंगा लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा आयुर्वेद, एक तरफ मैंने लिखा नेचुरोपैथ। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हो वो कौन सी कंपनी है? आयुर्वेद, सॉरी, प्योर नेचुरोपैथिक कंपनी है, कंपनी आयुर्वेदिक नहीं है। इसका प्रिपरेशन आयुर्वेदिक है, इसका प्रिपरेशन आयुर्वेदिक है, इसका बनाने का तरीका आयुर्वेदिक है, बट कंपनी प्योर नेचुरोपैथिक है। पहले माइंड सेट रखिएगा। आप किसी को जब बोलने जाएंगे ना, मैं जिस कंपनी को लेके आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, ये एक आयुर्वेदिक कंपनी, बोलेगा ठीक है मैं समझ जाता हूँ, बाबा रामदेव वाले सिस्टम में काम पहले ही आपको रोक देगा। किसका हवाला देके? किसी और कंपनी का हवाला देके। बट वही आप बोलोगे सर मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने आया हूँ ये प्योर नेचुरोपैथिक सिस्टम पे काम करता है, बट ये जो वर्ड आया ना नेचुरोपैथिक, उस आदमी को दिमाग में घुसेगा ये नया तरीका क्या है भाई इलाज करने का, जरा बताओ। आपको सिर्फ प्रॉपरली बात करना है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ प्रॉपरली मैं वर्ड यूटिलाइज करूंगा, वहीं से मुझे मालूम चल जाएगा कि मुझे किस सिस्टम में उसके साथ काम करना है। वैद हुआ करते थे ना, वैद हुआ करते थे ना, आज दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। तो अब ये मत बोलिएगा कि वैद में काबिलियत कमी हो गई, उसके जैसा काबिलियत किसी में नहीं थी, है ना। कोई भी डॉक्टर, मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं कि कोई भी डॉक्टर आपके बॉडी के हेरिडिटी को नहीं पकड़ सकता, हेरिडिटी को, आपके बॉडी के हेरिडिटी को नहीं पकड़ सकता कोई भी डॉक्टर। बट एक वैद आपका नर्व्स पकड़ेगा और बोलेगा अरे ये बीमारी तो पिछले 3 पीढ़ी से आपको आ रहा है और आगे 2 पीढ़ी और जाएगा। और आपके हेरिडिटी को भी बाउंड कर देता था आपके सिर्फ फ्लो ऑफ ब्लड को देख के। तो आप सोचो कि उसको नॉलेज कितना था, बट वो गायब क्यों हो गए, वो गायब क्यों हो गए? उसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। उसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से हमारे मिट्टी में हम आज जो भी खाते हैं वो कहां से होता है? सॉइल से। सोर्स मिट्टी है, तो मिट्टी में हर्बोसाइड्स कंटेंट, हर्बोसाइड्स कंटेंट, ये पूरा सीरीज आपको कब समझ में आएगा? जब मैं आगे बढ़ूंगा तब मालूम चलेगा ये जानना क्यों जरूरी था। अगर आपको प्रोडक्ट के नाम नहीं मालूम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सके। वेबसाइट को सिर्फ बीपी कितना लगा और पे आउट कितना बना, इस चीज के अलावा भी खोलना शुरू कीजिए, है ना। मालूम है यही 2 चीज में खुलता है कि टोटल बीपी कितना लगा और पे आउट कितना बना, ये देख के संतुष्टि हो जाता है। बट सिर्फ इसके लिए कभी मत खोलिए, कभी कभी इसके लिए भी खोल लीजिए कि प्रोडक्ट क्या क्या है अपने पास और उसके एक्सप्लेनेशन क्या दिए हुए हैं, यूटिलाइजेशन, उसके बेनिफिट्स क्या लिखे हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट कहाँ यूज किया जाता है। हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल वहां पे आपको दिया हुआ है। मैं आज आपको क्या बताऊंगा देसी लैंग्वेज में कि स्टेम सेल है क्या चीज, उसका थेरेपी क्या है, कहाँ अप्लाई करेंगे, एकदम देसी लैंग्वेज। क्योंकि अगर मैं भी सिस्टमेटिकली चला जाऊँ ना तो रीडिंग मार के बढ़ जाऊंगा, फिर वही हाल हो जाएगा कि पढ़ लिए आगे बढ़ जाओ। तो देसी लैंग्वेज में चीज जो हमारे बॉडी के अंदर है बट उसका कोई रोल नहीं है, बस वो आपको लॉसेस दे रहा है, आपको सिर्फ घाटा दे रहा है, उसको हर्बोसाइड्स कंटेंट बोला जाता है। जैसे टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, अनवांटेड हार्मोनल एसिड्स, अनवांटेड हार्मोनल एसिड्स, इसका कोई काम नहीं है शरीर में, बट सिर्फ आपको लॉसेस दिए जा रहा है। क्लियर हो रहा है मैटर? क्लियर हो रहा है? तो उसको हर्बोसाइड्स कंटेंट बोलते हैं। और आपको मालूम है जून 2017 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया। क्या सर्वे किया कि उसने डिसाइड किया कि जहां से आयुर्वेद का जन्म हुआ था उस जगह हम उसका खेती करेंगे, उस जगह आयुर्वेद का खेती करेंगे। तो आयुर्वेद का जन्म हुआ था हिंदुस्तान से, इंडिया से। और उसने डिसाइड किया, अच्छा उस समय इंडिया और श्रीलंका एक ही काउंट होता। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे आयुर्वेद का खेती करेंगे। अब आयुर्वेद का खेती करने के लिए जून 2017 में, जून 17 में एक सर्वे किया। क्या सर्वे किया कि टोटल 28 राज्यों से
सॉइल सैंपल लिया गया, मिट्टी का सैंपल लिया गया। कितने राज्यों से? 28 राज्यों से। 28 राज्यों में आउट ऑफ 28 27 राज्यों में हर्बोसाइड्स कंटेंट 29.83% मिला। उसके सॉइल में जो परसेंटेज मिला हर्बोसाइड्स का वो था 29.83। एक स्टेट, सिर्फ एक स्टेट था ऐसा जिसमें आपको मिला 27.19%, लगभग 1.6%, सॉरी 2.6% का लगभग डिफरेंस आया था, लगभग। और वो राज्य कौन सा था? उड़ीसा। उड़ीसा। कितना का बदलाव आया? सिर्फ 2.6%, सिर्फ 2.6% कम था, इसलिए वहां किया गया। तो 29.83% को हम लगभग 30% लिख सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, आप जो भी खा रहे हो उसमें 30% जहर है। माइंड में ये सेटअप। आप किसी को जब बोलने जाते हो कि केवा के साथ आने के लिए, अरे भाई मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खाऊं, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोलता ही है ना, कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खाऊं। तो सर आपको 30% जहर तो डेली खा ही रहे हो। क्या बोलते हैं? मैं ऑर्गेनिक फूड लेता हूँ। उनको मालूम है तुम लोग जो चावल खाते हो वो 40 का आता है, मैं जो खाता हूँ वो 140 का आता है, ऑर्गेनिक लेता हूँ। तो कहाँ से होता है वो? क्या आसमान में उगता है? वो उगा कहाँ? वही मिट्टी में। क्या किया? फिल्ट्रेशन हुआ, ओके, जो उसमें न्यूट्रिशन थे वो भी खत्म हो गए। ऑर्गेनिक ले रहे हैं। क्या ऑर्गेनिक? आज के दिन में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। आज के दिन में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। आप जो भी ले रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट 30% आपको हर्बोसाइड्स अवेलेबल है। एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि 24 घंटे। अच्छा, आप नहाते क्यों? स्नान क्यों करते हैं? सफाई, शरीर की सफाई होती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। शरीर का सफाई के लिए, अपर पार्ट का सफाई करने के लिए, है ना, अपर पार्ट का सफाई करने के लिए। अगर आप एक दिन नहीं नहाओगे तो आपको बक्की धर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके फ्री रेडिकल्स बंद हो जाएंगे और आपका पसीना नहीं निकलेगा, तो आपका बॉडी हीट रिड्यूस नहीं कर पाएगा, आपको अकड़ाहट आ जाएगा, सांस फूलने लगेगा। एक दिन नहीं नहाओगे, है ना। क्यों ये? अब एक सर्वे में बताया गया कि 24 घंटे में आपके बॉडी के अपर पार्ट में जितना टॉक्सिन्स या गंदगी जमता है उसका 80 गुना ज्यादा अंदर जमता है डेली 24 घंटे में। कौन सा साबुन यूज करते हैं अंदर साफ करने? है कोई साबुन क्या यूज करते हैं? नहीं। और जब बताने जाते हैं तो अरे मैं तो स्वस्थ हूँ यार, क्या बोल रहे हैं। जब केएमडी का एक्सप्लेनेशन देते हैं अगर ये आप खाएंगे सर तो आगे चल के आप बीमार होंगे। अरे रहने तो यार, जब बीमार होंगे तब देखेंगे। और बीमार होने के बाद क्या बोलते हैं कि अरे सर क्या बोल रहे थे, खा लेते हैं। तो पहले आगाह कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा, बाद में वही चीज आप बोल के ले रहे हो, है ना। तो ये हर्बोसाइड्स कंटेंट अवेलेबल होने की वजह से आयुर्वेद लेस इफेक्टिव हो गया। आयुर्वेद लेस इफेक्टिव हो गया। एंड व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद क्या है? जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। किस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स? जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लिए जाते हैं। मिट्टी में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन वो आयुर्वेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं लिया जाता है। तो हर वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जिसको शरीर के स्वास्थ्य के लिए लिया जाता है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। कब? जब उसको हम रॉ खाते हैं। जैसे नीम का पत्ता को हम सब्जी में यूज करके खाते हैं, वो आयुर्वेद हुआ, वो आयुर्वेद हुआ। नीम का दत्वन यूज किए, वो आयुर्वेद हुआ। नीम का फल को आप ऐसे तोड़ के कच्चा खा लिए, वो आयुर्वेद हुआ। ड्रमस्टिक को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक मुनगा, ये सहजन, सहजन, है ना। अब सहजन का पत्ता को आप अगर दाल में डाल दीजिए, मूंग का दाल पकाइए, मूंग के दाल को उसके पत्ते को अच्छे से धो के डाल दीजिए, तो बीपी लो हो या हाई हो मैनेज कर देगा। इतना इफेक्टिव होता है। अब उसको आप डायरेक्ट रॉ ले रहे हैं तो वो आयुर्वेद है। बट वहीं पे नेचुरोपैथ क्या है? नेचुरोपैथ उसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को, मतलब जो आयुर्वेद में लिया गया था उसी को लिया जाता है और उसको एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कंसंट्रेशन प्रोसेस। कंसंट्रेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू उसमें से हर्बोसाइड्स कंटेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और आपको प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट दिया जाता है, वो होगा नेचुरोपैथ। मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर कोई आदमी बोलता है कि बॉस मैं सप्लीमेंट खा रहा हूँ बट काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो रॉन्ग खा रहा है।
ये पॉसिबल ही नहीं है कि सप्लीमेंट काम नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो प्योर नेचुरल है, उसमें हार्बोसाइड्स का 1% भी अवेलेबल नहीं है। अब जब उसमें हार्बोसाइड्स का 1% भी अवेलेबल नहीं है, मतलब मेरा एप्लीकेशन रॉन्ग हो रहा है। मैं उस पर अप्लाई करने का पैटर्न को सुधारूंगा, उसको खिलाने का तरीका को सुधारूंगा, ना कि मैं उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दूंगा। कितना आप चेंज करते जाएंगे? शरीर इतना जहरीला है, इतना जहरीला है। एक सर्वे बता रहा हूँ, एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि 2022 तक, सॉरी 2021 तक, 2021 तक किसी भी आदमी के शरीर में, खास करके एशियन कंट्रीज में जो आते हैं, एशियन में जो आते हैं, किसी भी आदमी के शरीर में किसी भी तरह का एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। किसी भी आदमी के शरीर में किसी भी तरह का एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा 2021 तक। सर्वे कौन किया? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे करके बताया। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि इतना विष हम लोग अंदर ऑलरेडी पाले हुए हैं ना, कि वो विष उस एंटीबायोटिक से भी खतरनाक हो गया। तो आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो आपको मूव करना पड़ेगा नेचुरल तरीके से, एंड दैट इज नेचुरोपैथिक, दैट इज नेचुरोपैथिक पैटर्न। क्लियर हो रहा है? यस क्लियर हो रहा है? इतना तो क्लियर जी। है। आगे बढ़े तो जी। आयुर्वेद और नेचुरोपैथिक का फर्क मालूम चल गया। मतलब कि मैं जब भी अप्लाई करूंगा, ये एक नेचुरोपैथिक पैटर्न है, मैं नेचुरोपैथिक कंपनी के साथ काम करता हूं, बट द प्रिपरेशन इज आयुर्वेदिक। प्रिपरेशन क्या है? आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, ये अच्छा है। प्रिपरेशन पैटर्न क्या है? वो इंग्रेडिएंट्स नेचुरल लिए जाते हैं, केमिकल नहीं लिए जाते, नेचुरल सोर्सेस से लिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ो। नाउ मैंने इसको मिटाऊं। यस आपको प्रिकॉशन लेना है तो आप किसके पास जाएंगे? एडवाइजर। एक वेलनेस एडवाइजर के पास जाएंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप एक वेलनेस एडवाइजर के पास जाएंगे। सॉरी, प्रिकॉशन लेना है। आप खुद भी एडवाइजर बन सकते हैं, आप खुद भी एडवाइजर बन सकते हैं। ठीक है? क्या करना होगा? मुझे जानना होगा कि नीम कहाँ काम करता है, मुझे जानना होगा कि बाकी कहाँ काम करता है। आप खुद भी एडवाइजर बन सकते। ना अब मैं डॉक्टर के पास गया इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर किस साइंस बेस मुझे एक्सप्लेनेशन देगा? किस साइंस बेस? मेडिकल साइंस बेस। मेडिकल साइंस को ही फोकस करके आपको एक्सप्लेन करेगा वो, तो वो मेडिकल साइंस बेस एक्सप्लेनेशन देगा। बट एक वेलनेस एडवाइजर आपके बॉडी फिजिक्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेगा। वो किस साइंस बेस काम करते हैं? फिजिकल साइंस बेस काम करते हैं। फिजिकल साइंस बेस काम करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आपको कोई डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जाते ही आपने बीमारी बोला, वो तुरंत आपको दवाई लिख देते हैं क्या? क्या करते हैं? टेस्ट करवाते हैं। चेकअप करवाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं। तो डॉक्टर्स आपको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। जबकि एक वेलनेस एडवाइजर आपको QMR एनालाइजर जरूरत पड़ने पर, अगर उसको आपके शरीर को देख के डाउट हो रहा है कि आपके शरीर में बीमारी होना चाहिए, तब ये करवाएगा, या फिर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, दोनों में कुछ भी करवा सकते हैं। आपका रिपोर्ट मिल गया, डॉक्टर ने आपकी बीमारी को पकड़ लिया, तो आपको खाने के लिए क्या देते हैं? मेडिसिन में ही काउंट हो। वो खाने के लिए आपको मेडिसिन दिए, ये इंजेक्शन भी दिए, वो भी मेडिसिन में काउंट हुआ। बट एक आप एडवाइजर के पास गए, उनको समझ में आ गया कि आपको कैसे प्रिकॉशन करना है, तो वो आपको देंगे सप्लीमेंट्स। वो आपको क्या देंगे? सप्लीमेंट्स। मेडिसिन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ chemicals, but supplements are pure natural. Supplements are pure natural. अब एक चीज ध्यान दीजिए कि मैं अगर इस जगह पे खड़ा हो जाऊं और सिर्फ आपको बोलूं आप सिर्फ ये पढ़ो,
मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं सिर्फ आपको बोलूँ कि आप सिर्फ ये पढ़ो, तो चलिए एक बार रीडिंग करते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर? ट्रीटमेंट। उसके नीचे डॉक्टर, उसके नीचे केस, उसके बाद चलिए अब आप एक बीमारी में जूझ रहे हैं। मैंने ये सारी लाइनें आपको पढ़ के सुना है। प्रैक्टिकली आप एग्री करेंगे क्या कि मैं इधर जाऊँ? नहीं। आप एक बीमारी में जूझ रहे हैं, आपको एक बीमारी है, मैंने आपको बताया कि बॉस आपको तो ट्रीटमेंट करवाना होगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर अगर बताए कि आपका जो है मेडिकल साइंस में बात बोलेंगे कि बॉस हो सकता है अगर ये बीमारी बड़ा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, देखभाल होगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट लिख दिया जाएगा कि हाँ जाइए पहले ये सब रिपोर्ट करवा के लाइए। डॉक्टर रिपोर्ट लिखते ही हम वो बाहर निकल के बोलते हैं अगर हल्का सा तो खांसी रहे तो कितना महान डॉक्टर है यार, 4-5 रिपोर्ट लिख दिया, क्यों लिखा वो वही जानते है ना। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दिया, बट लास्ट में जो यूज हो जाता है ना व्हाट कंपोजिशन ऑफ केमिकल, ये सुनते ही सामने वाला बंदा बोल देगा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, एकदम क्लियरली बोल जाएगा प्रैक्टिकली। बट अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं और आपको ये रीड करने बोलूं तो ऊपर से नीचे तक अगर आप पढ़ते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रिकॉशंस, उसके बाद वेलनेस एडवाइजर, फिर क्या? फिजिकल साइंस, उसके बाद प्योर नेचुरल। प्रैक्टिकली ये दोनों चीज को आप अलग अलग लिख के किसी को भी आप दिखाओगे, देखना आदमी ये चीज करेगा, ये चीज नहीं करेगा। प्रैक्टिकली वो बोलेगा कि बॉस इस पैटर्न पे बोलो क्या खर्चा आएगा, इसको अभी रहने दो, इसको बाद में देखो, इस पैटर्न को बताओ क्या खर्चा आएगा। नाउ कंपनी जो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करके दिया वो मेडिसिन है या फिर सप्लीमेंट है? सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट कहाँ पे काउंट होता है? प्रिकॉशन के लिए। कहाँ पे? प्रिकॉशंस पे। हम लोग अप्लाई कहाँ कर रहे हैं? ट्रीटमेंट पे। और उसके बाद बोलते हैं सर प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है ना। जिस जगह का ये सामान है उस जगह पे दे नहीं रहे हैं, कहाँ जाके दे रहे हैं? ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, और एक प्रोडक्ट दे के बोलते हैं कि सर काम ही नहीं हो रहा। कहाँ से होगा? रॉन्ग चल रहे हैं, रॉन्ग चल रहे हैं, है ना। अब ऑटो में सेल्फ दिया हुआ है, अब वहां पे आप उसका हैंडल ढूंढ रहे हो, क्या होगा? है ना, आपको मालूम ही नहीं चलेगा स्टार्ट कैसे करूं, तब तो आप कहीं लेके जाएंगे, है ना। तो इसलिए पहला चीज फोकसली पहला चीज जानने का कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में कभी भी इतना माइंड में नहीं लेने का है कि अगर सप्लीमेंट मैं ट्रीटमेंट में अप्लाई करूंगा तो वहाँ आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। एक आदमी आपके पास आया और आते ही आपको आके बोला कि अरे यार एक बात बताओ, मैं अभी पटना स्टेशन पे गया था और स्टेशन पे देखा कि एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, और उसको हार्ट अटैक आया और मुझे डर घुस गया कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो प्रिकॉशंस बोला कि ट्रीटमेंट बोला? प्रिकॉशन। क्लियर हो रहा है? मैटर क्लियर हो रहा है? दोनों पार्ट क्लियर हो रहा है जो बोल रहा हूँ, है ना। तो वो आपसे क्या पूछा? प्रिकॉशंस पूछा, तो उसको कौन सा प्रोडक्ट हम देंगे? तो हार्ट रिलेटेड कोई भी एक प्रोडक्ट दे दीजिएगा तो चल जाएगा। हार्ट केयर दे दीजिए, ओमेगा 3 दे दीजिए, कोक्यूटेन दे दीजिए, ठीक है। ओमेगा 3 में आपको अलग अलग पैटर्न्स है, आलसी सीड है, फ्लैक्स सीड है, कुछ भी हमने दिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर? तो ये प्रिकॉशंस में सिंगल प्रोडक्ट हमने दे दिया, चलेगा। बट एक आदमी आके बोलता है आपको कि बॉस अभी मेरा पिछले कुछ महीना पहले एक बार अटैक हो चुका है, बट देख रहा हूँ कि अभी फिर से कुछ दिन से ये पेन स्टार्ट हो गया, तो आपसे प्रिकॉशन मांग रहे हैं कि ट्रीटमेंट मांग रहा है। अब उस जगह पे अगर आप ले जाके उसको दे देते हैं एक प्रोडक्ट, हार्ट केयर या ओमेगा 3 या फिर कोक्यूटेन, कोई भी एक प्रोडक्ट आप उनको दे दिए और उनको बोलिएगा जाइए आप ठीक हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, नहीं ठीक होगा। उस जगह पे आपको पैटर्न पे जाना पड़ेगा, पैटर्न पे जाना पड़ेगा। एंड वो पैटर्न क्या है? पैटर्न है 3 स्टेप, पैटर्न है 3 स्टेप। पहला स्टेप है क्लींजिंग द सेल्स, दूसरा स्टेप है rejuvenating the cells, एंड तीसरा स्टेप है बैलेंसिंग द सेल्स।
3 स्टेप होता है, क्लींजिंग द सेल, रेजुविनेटिंग द सेल एंड बैलेंसिंग द सेल। फॉर एग्जांपल क्लींजिंग द सेल मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जितने भी तरह के हर्बोसाइट्स होते हैं, अभी बता के गया हर्बोसाइट्स मतलब क्या, हर्बो अनवांटेड चीज जो हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है, हमारे शरीर को लॉसेस दे रहा है, हमारे शरीर को हानि पहुंचा रहा है, वो हर्बोसाइट्स हुआ। ठीक है, तो हर्बोसाइट्स का हमारे शरीर से बाहर निकालना, एज वेल एज हर्बोसाइट्स में डेड सेल भी आता है, हर्बोसाइट्स में डेड सेल भी आता है, तो हर्बोसाइट्स का बॉडी से बाहर निकालने को क्लींजिंग द सेल्स बोलते हैं। इसके बाद रेजुविनेटिंग द सेल्स बोलते हैं कि जिस जगह से डेड सेल बाहर निकला है उस जगह तो पूरा करना पड़ेगा ना। अभी आपके गिलास में इस बोतल में पानी था, मैं पी जाऊं अभी, खाली हो जाएगा, फिर तो भरना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। तो उसी तरह जहाँ से सेल्स निकला है उस जगह पे नए सेल्स का जन्म करवाना, दैट इज रेजुविनेटिंग द सेल्स, है ना। अब हुआ क्या रेजुविनेटिंग द सेल्स, शरीर में कंटिन्यूअसली सेल्स मरते जाते हैं, मतलब डेड सेल वहां पे है। एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी के आम को सड़ा सकता है, उसी तरह एक डेड सेल पूरे शरीर के सेल को मार सकता है, इतना इफेक्टिव होता है डेड सेल। तो उसके लिए हम लोग किसका सिस्टम अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग द सेल। वो बैलेंस करता है, डिफरेंस मेंटेन करता है डेड सेल में और लाइव सेल्स में, कि आप इस पे अटैक नहीं करते। तो ये 3 सिस्टम पे अगर मैं घुस जाऊं तो मतलब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मेरा इलाज हो गया। क्लियर है, क्लियर है, ट्रीटमेंट के पैटर्न में क्लियर है। नाउ अब होता है कि क्लींजिंग, इसमें मिनिमम 90 डेज का, 90 डेज 90 डेज किसी भी ट्रीटमेंट में, अगर किसी का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मिनिमम उसको आपको 90 डेज खिलाना होगा प्रोडक्ट, मिनिमम। अगर कोई बोलता है कि मैं 90 डेज नहीं खाऊंगा, 1 महीने में ठीक करना है, तो बोलो तो जो आपको ठीक कर दे रहा है आप उसी के पास चले जाओ, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं। सीधा बात, अपने वर्ड्स पे स्पेसिफिक रहिए। आ करने वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आज सिस्टम पे जाने की कोशिश मत कीजिए, है ना। हर वो जगह पे आपको 90 डेज का पैटर्न देना पड़ेगा हर पेशेंट को, चाहे उसको मामूली खांसी हुआ हो, चाहे उसको कैंसर हुआ हो। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 45 डेज एंड 45 डेज। फर्स्ट 45 डेज फॉर क्लींजिंग एंड सेकंड 45 डेज फॉर रेजुविनेटिंग एंड 90 डेज टोटली जाता है बैलेंसिंग पे। अब लोग बोलते हैं कि सर ऐसा करता हूँ, पहला 45 दिन खाली क्लींजिंग वाला खा लेता हूँ, बाद में 45 दिन खा लूंगा। तो क्लींजिंग ऐसा नहीं होता है कि पहले साफ हो गया फिर भरेगा। क्लींजिंग होता है, एक क्लींजिंग हुआ, रेजुविनेटिंग, क्लींजिंग रेजुविनेटिंग, क्लींजिंग रेजुविनेटिंग, क्लींजिंग रेजुविनेटिंग, ऐसा सिस्टम चलता है। इसके ओवरलैपिंग पे बैलेंसिंग करता है ये सिस्टम। मतलब उनको खाना होगा तो सारा प्रोडक्ट एक साथ, नहीं तो एक भी मत खाओ, में टाइम पास मत करो। हो सकता है ये पैसा आप कहीं और लगाओ तो वहाँ से आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप नहीं चले जाए। बट खाना है तो बी स्पेसिफाइड, पूरा एक साथ खाना होगा, नहीं तो एक भी खाने का जरूरत नहीं। क्लियर है, क्लियर है। नाउ होता क्या है कि क्लींजिंग में बेटा क्लींजिंग क्या चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने शरीर से डेड सेल को निकालता हूं तो भी वो क्लींजिंग है। अब डेड सेल को शरीर से निकालना मतलब क्लींजिंग कर रहा हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आदमी को लूज मोशन हो जाता है, एक आदमी को लूज मोशन हो गया। अब लूज मोशन हो जाने पे सोना चांदी बाहर आता है क्या? क्या निकलेगा? कचरा ही शरीर का बाहर निकलता है ना। साथ ही साथ उसमें डेड सेल के कंटेंट भी आने लगते हैं, इसके लिए उसमें स्मेल में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, उसमें डेड सेल के भी कंटेंट आने शुरू चलेगा तो वो अच्छा था, काम का तो नहीं था, हो सकता था आगे चल के सीपेज दे दे, बट अंदर तो स्टेबिलिटी दिया था, एक ताकत दिया था, जिसके वजह से छत खड़ा था। तो मतलब मैं सिर्फ अगर किसी के बॉडी में क्लींजिंग कर दूं तो उसके बॉडी में वीकनेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, वो फोन करके बोलता है कि अरे यार क्या दियो, लूज मोशन स्टार्ट हो गया मेरा, अरे यार आपका जब से सप्लीमेंट खा रहा हूँ चक्कर सा लगता है, कमजोरी थोड़ा फील होता है। इट मीन्स दैट इज पॉजिटिव साइन। वो पॉजिटिव साइन है कि प्रोडक्ट काम करना शुरू किया। क्या काम कर रहा है? क्लींजिंग कर रहा है बॉडी।
उनको समझाइए कि घबराने का जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंटिन्यू कीजिए, रोकिएगा भी नहीं, शरीर में काम कर रहा है तो क्लियर हो रहा है ना। उसी के वजह से वीकनेस फील होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेजुमिनेटिंग। अब जिस जगह को मान लीजिए ये किसी भी एक डायबिटिक पेशेंट, एक डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट में पैनक्रियाज के फ्लक्चुएशन की वजह से पैनक्रियाज काम नहीं करने लगता है, तब डायबिटीज का इंसुलिन का सेक्रेशन फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, जिसके वजह से डायबिटीज दिखाई देता है किसी भी बॉडी में। तो मान लीजिए ये पैनक्रियाज है, ये ब्लू जितना दूर है ये उतना परसेंटेज उसका पैनक्रियाज डैमेज हो गया, ठीक है। अब ये हम क्लींजिंग कर दें, ये सेल डैमेज सेल को क्लींजिंग कर दिए, तो मुझे पहला लॉस क्या हो गया कि पैनक्रियाज का साइज छोटा हो गया, पहला लॉस ये हुआ ना। अब बॉडी के अंदर कहीं भी वैकेंट प्लेस नहीं होता है, कहीं भी खाली जगह नहीं होता है। अगर कहीं से खाली भी हो जाए ना तो उसके सामने का ऑर्गन उस पर ओवरलैपिंग कर लेगा। तो पैनक्रियाज कहाँ होता है, लीवर के जस्ट पीछे, लीवर के जस्ट पीछे, एकदम लीवर के अंदर से ऐसे घुसा हुआ रहेगा। अब क्या हुआ, ये जगह जैसे ही खाली हुआ, यहाँ पे लीवर ने खुद को ओवरसाइज कर दिया। तो दो तरह के लॉसेस होता है, पहला लॉस हुआ पैनक्रियाज छोटा हो गया, दूसरा लॉस हुआ लीवर ओवरसाइज हो गया, है ना। तो सिर्फ क्लींजिंग पे नहीं छोड़ना है, तब मुझे क्या करना है कि मैं ऐसा सिस्टम इस पे अप्लाई करूंगा कि यहाँ से एक सेल हटेगा तो एक नया बन जाए, मतलब मैं साथ ही साथ उसको रेजुमिनेटिंग भी लगा दूंगा। एक हटा एक नया बनाया, एक हटा एक नया बनाया, एक हटा एक नया बनाया, उससे गैप ही नहीं मालूम चलेगा, वो गैप ही नहीं मालूम चलेगा। क्लियर हो रहा है मैटर। अब जब एक साथ क्लींजिंग और रेजुमिनेटिंग होगा तो हो सकता है ना कि डेड सेल तुरंत कैप्चर कर ले एक्टिव सेल्स को, नए सेल्स को, तो इसलिए वहां पे हम तीसरा सिस्टम लगा के चलेंगे, बैलेंसिंग करते हैं। अब आता है कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कैसे जानेंगे सर कि क्लींजिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा है, रेजुमिनेटिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा है एंड बैलेंसिंग वाला प्रोडक्ट कौन सा है। ये मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई आपसे कुछ पूछने आता है तो आप इजीली उसको बता सकोगे कि कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करें। तो पैटर्न वाइज क्लींजिंग में जो प्रोडक्ट आते हैं वो आते हैं ऑल टाइप ऑफ जूस, जितने तरह के जूसेस अवेलेबल है ना सारे जूस आ जाएंगे इसमें। डिटॉक्स फूड पैच आएगा, डिटॉक्स फूड स्पा आएगा एंड ओजोनाइजर आएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर जिसका नाम है, पूरा नाम फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, ओजोनाइजर। क्या क्या आया, ऑल टाइप ऑफ जूसेस, केवल में जितने तरह के जूस है सब क्लींजिंग में काम आता है। डिटॉक्स फूड पैच, डिटॉक्स फूड स्पा एंड ओजोनाइजर, इतने प्रोडक्ट्स आपके क्लींजिंग के लिए है, इतने प्रोडक्ट्स आपके क्लींजिंग के लिए है। बैलेंसिंग के लिए क्या है, KMD, CTMD या अल्फा अल्फा पाउडर। बैलेंसिंग के लिए तीन ही प्रोडक्ट है, KMD, CTMD या अल्फा अल्फा पाउडर। एंड रेजुमिनेटिंग में आ जाएगा ऑल प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट्स केवा में अवेलेबल है सब रेजुमिनेटिंग का है, इंक्लूडिंग ये और वो दोनों भी इसमें शामिल हो जाएगा। ऑल प्रोडक्ट्स मतलब ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट का मतलब सारे प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया रेजुमिनेटिंग। KMD और क्या है, CTMD अल्फा अल्फा पाउडर, CTMD अल्फा अल्फा पाउडर। रेजिमेंटिंग में मतलब डेढ़ से नहीं निकलता है, रेजिमेंटिंग में डेढ़ से नहीं निकलता है, क्यों? पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण होता है तो उसके बॉडी में वो मेडिसिन या वो सप्लीमेंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और कोई भी चीज आपके बॉडी में एब्जॉर्ब तब तक नहीं होगा जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक वो हजम नहीं होगा। तो मुझे करना क्या है कि पेशेंट कितना भी स्ट्रांग आया हो उसको मैं लीवर का एक रिलेटेड प्रोडक्ट खिलाऊंगा ही, उसका डाइजेशन को स्ट्रांग कर दूंगा, ताकि वो कुछ भी खाए वह तुरंत काम कर जाए, उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू कर जाए। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इसके बाद नंबर 4 में कॉमन ट्रीटमेंट। कॉमन ट्रीटमेंट में ए पहला प्रोडक्ट क्या दिया, नया लीवर रिलेटेड प्रोडक्ट। अच्छा ये भी लाइट हो, लीवर रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो सही बोल रहा हूँ नहीं दे पाएंगे,
है ना। तो थोड़ा बहुत वेबसाइट को खोलना है। तो नंबर 1 लीवर रिलेटेड प्रोडक्ट। मैं लीवर रिलेटेड प्रोडक्ट क्यों दे रहा हूँ? ताकि मैं जो भी सप्लीमेंट दूंगा वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए एंड उसके शरीर में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए, सिर्फ इसलिए दूंगा। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट दूंगा वो दूंगा तुलसी। तुलसी तुलसी क्यों दूंगा? क्योंकि तुलसी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी के जितने भी इंटरनल पोर्स हैं, छिद्र हैं, उसको साफ कर देगा, क्लीन कर देगा। मतलब अगर आप किसी को ट्रीटमेंट ड्रॉप्स और पाउडर में दे रहे हैं, कैप्सूल टैबलेट नहीं दे रहे हैं, क्या दिए हैं? ड्रॉप्स और पाउडर में, तो फिर डाइजेशन का लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये तुलसी आप उनको चला रहे हैं, इंटरनल पोर्स क्लीन है, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। क्लियर हो रहा है मैटर? तो ये दो कॉमन मैं प्रोडक्ट दूंगा, एक लिवर रिलेटेड प्रोडक्ट, एक तुलसी। अब गोल्ड तुलसी किसको दूंगा और पंच तुलसी किसको दूंगा? पंच तुलसी जो नॉन मैच्योर्ड पर्सन होते हैं उसको दे सकता हूँ, बट गोल्ड तुलसी हर एक मैच्योर्ड पर्सन को दे सकता हूँ। ठीक है, यही एक सिंपल सा एकदम मामूली सा चेंजेस को दिमाग में रखिए। इसको डिवाइड करने जाऊंगा कि इसको देना है उसको देना है तो सब हवा हो जाएगा, इसलिए नॉन मैच्योर्ड एंड मैच्योर्ड में याद रखिए। तो नॉन मैच्योर्ड किसको बोला जाता है? बिलो 13 ईयर्स नॉन मैच्योर्ड है, 13 साल से कम उम्र नॉन मैच्योर्ड है, एंड 70 ईयर से ज्यादा नॉन मैच्योर्ड है। 70 साल से ज्यादा किसी का उम्र हो जाता है अगर, तो वो नॉन मैच्योर्ड में आ जाता है, एंड 13 साल से नीचे नॉन मैच्योर्ड है। मैच्योरिटी कब तक रहता है? 13 to 70, 13 साल से 70 साल तक मैच्योरिटी रहता है। तो इस बीच में आप किसी को भी देंगे तो आप गोल्ड तुलसी दे सकते हैं। दोनों में चेंजेस क्या है गोल्ड तुलसी और पंच तुलसी में? पंच तुलसी 5 तरह के तुलसी का अर्क है, बट गोल्ड तुलसी, अच्छा एक चीज देखते होंगे कि जब बच्चे को पहला जो खाना खिलाया जाता है क्या बोलते हैं उसको? कोई भी बच्चा को पहला खाना खिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन। क्या बोलते हैं? छठी छठी बोलते हैं, अन्नप्राशन बोलते हैं ना। पहला खाना जिसको बच्चा को, किसी भी बच्चा को खिलाया जाता है, जो पहला खाना एक सेलिब्रेशन करते हैं ना उसमें, जी जी, तो देखते होंगे कि उसको खिलाने के लिए चांदी का कटोरा लेते हैं और चांदी का चम्मच लेते हैं, देखे है ना, चांदी का बर्तन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ऐसा एक मेटल है जो बॉडी में जाके किसी भी वायरस के फाउंडेशन को ब्रेक कर सकता है, किसी भी वायरस के फाउंडेशन को ब्रेक कर सकता है। तो उसी तरह क्या किया जाता है कि तुलसी को, पंच तुलसी को ही हीटेड गोल्ड प्लेट के सिस्टम से फ्लो करवाया जाता है कि उसमें गोल्ड कंटेंट ऐड हो जाए, जो एक तरह से एंटी एलर्जिक फंक्शन में आपके बॉडी में काम करे और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट साबित हो। क्लियर हो रहा है मैडम? यस सर। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए वो ट्रांसफर किया जाता है कि किसी भी तरह के वायरस का इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में होगा तो उसके फाउंडेशन को वो ब्रेक कर सके। ठीक है, यही चेंजेज है और इसी वजह से वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है गोल्ड। क्लियर हो रहा है मैटर? यस है ना? तो ये टोटल 5 पैटर्न है मेरे पास किसी भी आदमी को ट्रीटमेंट होने का। अब कोई एक डिजीज बोलिए, मैं एक ट्रीटमेंट बोल के आगे बढ़ूंगा प्रोडक्ट। कोई एक बीमारी बोलिए जिसका ट्रीटमेंट बोल सकते। गठिया, आर्थराइटिस का लेके बोल रहे हैं। Yes, sir. इसमें एक बड़ा एक्सप्लेनेशन है, मैं बाद में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस पे डॉक्टर नजरुल हसन ने बहुत जबरदस्त एक ब्लॉग दिया है, ठीक है, उस पर एक्सप्लेन करके अगर उसके आगे बढ़ूंगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कब दोगे ना? दम्मा, अस्थमा, अस्थमा या डायबिटीज जो भी है, हाँ। ठीक है, तो या तो मैं अस्थमा बोल देता हूँ या फिर डायबिटीज बोल देता हूँ। ठीक है, ये बताइए। डायबिटीज का बताता हूँ। ओके, अस्थमा का सबसे पहले हम क्लींजिंग में आएंगे। तो क्लींजिंग के लिए कौन सा प्रोडक्ट देंगे? ऑल टाइप ऑफ जूसेस, जिसमें किसी भी डायबिटिक पेशेंट को हम एलोवेरा जूस थोड़ा दब के रहेंगे, नहीं देना है। नहीं देना। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूज कंटेंट ऑफ फाइबर है, बॉडी में इंसुलिन के सेक्रेशन को हाई कर देगा। फाइबर को बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है उसके डाइजेशन के लिए, सेक्रेशन हाई कर देगा, शुगर बढ़ सकता है, तो हम नहीं देंगे वो। तो इनिशिएटिव कोई एक जूस अगर हम काउंट करें तो वो नोनी जूस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अदर जूसेस नहीं दे सकते हैं, एलोवेरा जूस को छोड़ के कोई भी जूस दे सकते हैं, बट फॉर द बेटरमेंट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के लिए हम नोनी जूस देंगे। क्लियर हो रहा है? हम कोई भी जूस दे सकते हैं एलोवेरा को छोड़ के, बट अच्छे रिजल्ट के लिए हम नोनी जूस देंगे। क्लियर है? नाउ बैलेंसिंग में KMD, CTMD
दोनों में कुछ भी दे सकते हैं। अल्फा अल्फा कौन से क्षेत्र में देना है, किस एरिया में देना है अल्फा अल्फा? जब एज बहुत ज्यादा हो जाए तब दीजिए। एंटी एजिंग प्रोसेस में अल्फा अल्फा ज्यादा अच्छा काम करता है। किसी भी बुजुर्ग आदमी को उसका उम्र नहीं मालूम चलने देगा अल्फा अल्फा, अगर उसको अल्फा अल्फा खिलाते रहेगा। बूढ़े हो गए, अल्फा अल्फा उनको चलाते रहिए केएमडी या सीटीएमडी के साथ, दोनों में से कोई एक के साथ अल्फा अल्फा चला दीजिए, उनका बुढ़ापा आएगा ही नहीं। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसका एज क्या है, पूरे स्किन टोनालिटी को बैक कर देगा, है ना। तो यहाँ पे मैं केएमडी या सीटीएमडी में कुछ भी एक उनको दे दिया। अब केएमडी और सीटीएमडी में एक नियम फॉलो करना पड़ता है अप्लाई करने का, तो वो मैं ट्रीटमेंट बताने के बाद उसमें मूव कर जाऊंगा, ठीक है। तो कुछ भी एक दे दिए, या केएमडी दे दिए या सीटीएमडी दे दिए। इसके बाद आता है ऑल प्रोडक्ट। तो डायबिटीज के लिए हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है? एंटी शुगर, एंटी डायबिटीज और डायबिटीज जूस और क्या जिम्निया सिल्वेस्टा। निम स्पेसिफाइड नहीं, स्पेसिफाइड चाहिए। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, सबसे पहले जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, अमेरिकन जिनसेंग, डायबिटिक केयर, एंटी डायबिटिक, एंटी शुगर, एंटी डायबिटिक जूस। टोटल आपके पास 6 ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जिम्नेमा दिया, यहाँ पे मैंने जिम्नेमा दिया, तो जिम्नेमा के साथ नीम कैप्सूल ऐड कर दीजिएगा। उसके कंपोजिशन में नीम अच्छा काम करता है, जिम्नेमा के साथ नीम अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर अमेरिकन जिनसेंग दे रहे हैं, एंटी डायबिटिक दे रहे हैं, डायबिटिक केयर दे रहे हैं, या डायबिटिक हेल्थ जिसका नाम है, फिर एंटी डायबिटिक जूस दे रहे हैं, या फिर एंटी शुगर दे रहे हैं, तो वो कोई भी एक ही देने से चलेगा, फिर यहाँ पे 2 देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाऊंगा यहाँ पे लिवर रिलेटेड प्रोडक्ट में। तो लिवर रिलेटेड प्रोडक्ट में कोई भी एक लिवर वाला प्रोडक्ट दे दीजिए। कितने तरह के प्रोडक्ट हैं? 4 प्रोडक्ट हैं। 4 प्रोडक्ट हैं लिवर रिलेटेड। मिल्क थ्रेशर, डिटॉक्स, लिवर केयर, मिल्क थ्रेशर, डिटॉक्सी प्लस, लिवर हेल्थ, ठीक है। 4 तरह के प्रोडक्ट हैं, कोई एक प्रोडक्ट आप दे दीजिए। तो किस पे डिपेंड करता है कौन सा देना है? देख लीजिएगा कि वेट ऑफ पॉकेट क्या है ना, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए क्या दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तुलसी है, गुड़ हो गया। गारंटी दूंगा अगर काम नहीं करेगा तो मनी लग जाएगा। क्यों? मैंने पैटर्न पे ट्रीटमेंट दिया, मैंने पैटर्न पे ट्रीटमेंट दिया, काम करेगा ही करेगा। अगर किसी को, किसी डायबिटिक पेशेंट को, अच्छा डायबिटीज क्यों होता है बॉडी में, किसी भी बॉडी में डायबिटीज क्यों होता है? पेनक्रियाज इंसुलिन थोड़ा, वही तो जानना है कि क्यों नहीं बनता, पेनक्रियाज क्यों डिसबैलेंस होता है, वही तो जानना है। 1602 ईस्वी की बात बता रहा हूँ, 1602, 1602 ईस्वी के तक, 1602 ईस्वी तक लोग ये समझते थे कि हमारे बॉडी में, अच्छा इससे पहले जो नस की लंबाई है वो लगभग 60,000 किलोमीटर, लगभग 60,000 किलोमीटर है। और हम लोग जिस प्लैनेट पे खड़े हैं, क्या नाम है इस प्लैनेट का? अर्थ। अर्थ। इसका जो पेरीमीटर से परिधि है वो परिधि 23,000 किलोमीटर, लगभग 23,000 किलोमीटर। तो आप अपने नस से 3.25 बार बांध सकते हैं, 3.25 बार बांध सकते हैं। बट एक कंपनी वेब एमडी बोल के, वेब एमडी बोल के एक वेबसाइट चलता है, वेब एमडी, WEBMD, वेब एमडी बोल के, उसने डिक्लेयर कर दिया 2019 मार्च में कि एक रिसर्च में मालूम चला है कि जब टोटल लेंथ ऑफ वेन है एक बॉडी में वो 1 लाख किलोमीटर, वो 60,000 किलोमीटर नहीं है, वो है 1 लाख किलोमीटर। तो 1 लाख किलोमीटर का मतलब समझ रहे, 23,000 से डिवाइड कीजिए, लगभग 4.5 बार आप पृथ्वी को बर्बाद किया। तो सोचिए आप कितने एक्सपेंसिव आदमी है ना। और क्या बोलते हैं यार हम गरीब नहीं कर पाते, आपसे ज़्यादा तो जिंदगी कोई है ही नहीं, है ना। तो क्लियर हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होता है? पहली चीज जो अभी बताने के लिए जा रहा था, 1602 ईस्वी तक लोग जानते थे कि सिर्फ लीवर के वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कब तक? 1602 ईस्वी तक। 1602 ईस्वी तक लोग जानते थे कि बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो जस्ट बिकॉज ऑफ लीवर होता है, लीवर की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता है। पहली बार डॉक्टर डॉक्टर जोन्स क्रिडिक
उनका नाम है डॉक्टर जोन्स क्रिडिक ने बताया कि लीवर के वजह से सर्कुलेशन नहीं होता है बॉडी में, हार्ट के वजह से सर्कुलेशन होता है। और उन्हीं के नाम पे उस सिस्टम का नाम दे दिया गया कार्डियक सिस्टम, उन्हीं के नाम पे। आज बोलते हैं ना कि हमको कार्डियक रिलेटेड इशू हुआ, वो किन के नाम पे दिया गया? जोन्स क्रिडिक के नाम पे दिया गया कि ये कार्डियक सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हार्ट के वजह से सर्कुलेशन होता है। बट डॉक्टर बीएम हेगड़े के रिसर्च ने बताया कि हार्ट ओनली कैन पंप द ब्लड, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप करके बाहर निकाल सकता है, रोटेशन वो नहीं करवा सकता है। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पीडेंस, बॉडी में जो इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसके वजह से ब्लड का फ्लो होता है। तो साइंस इतना हाइट पे चला गया है ना कि एक ही चीज को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो दिमाग घूम जाएगा। एक साधु महात्मा होते थे, 100-150 साल तपस्या किए, कुछ नहीं हुआ, एकदम हट्टा कट्टा, फिर निकले, थोड़ा सा शरीर शुद्ध किया, 1 महीना खाना खाए, फल फ्रूट खाए, फिर शरीर एकदम टाइट। क्यों नहीं मरे भाई बिना खाए पिए? क्यों नहीं मरे वो बिना खाए पिए? और आज 60 साल में रिटायरमेंट है, 150 साल तो दूर की गया, 60 साल में रिटायरमेंट है। लोग क्या बोलते हैं? अरे गवर्नमेंट ने सम्मानित करके बोल दिया कि भाई आप रिटायर हो चुके हैं, आप अब आराम कीजिए। ये सम्मानित किए, लानत दिए आप पे कि आप किसी काम के नहीं हैं, जाओ घर में जाके बैठो। आता उस समय मेडिकल साइंस का नाम, बट वो कितने साल जिंदा रह गया? 1000 साल। कैसे जिंदा था वो? कैसे जिंदा था वो? जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल हीलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल हीलिंग। कि आपके बॉडी में अगर नेचुरल हीलिंग चलता रहे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी मेडिकल साइंस में जाने की। क्लियर हो रहा है मैटर? क्लियर हो रहा है? अब उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा रूल क्या है, सबसे अच्छा रूल क्या है। एक सिटी में रहने वाला आदमी, एक सिटी में रहने वाला आदमी ज्यादा चिड़चिड़ापन वाला होता है, जानते हैं? और एक गांव का आदमी शांत स्वभाव का होता है, ये जानते हैं? तो इसके पीछे हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, गांव में टेंशन नहीं है इसलिए वो शांत स्वभाव का है, और यहाँ सिटी में बहुत टेंशन लेना पड़ता है इसलिए चिड़चिड़ापन आता है। एक्चुअली होता क्या है? डॉक्टर हॉरिगुची ने बताया कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइंस, नॉट मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइंस किसी भी आदमी को हम जिंदा रख सकते हैं जस्ट पॉजिटिव एनर्जी से, जस्ट पॉजिटिव एनर्जी से। मान लीजिए किसी भी महात्मा का नाम ले लीजिए, किसी भी महात्मा का नाम ले लीजिए। मान लीजिए हम साईं बाबा की बात करें, यीशु मसीह की बात करें, या किसी भी आप महात्मा का नाम ले लीजिए। वो क्या करते थे? उनके पास पेशेंट जाते थे, वो हाथ पकड़ते थे, सर में हाथ देते थे, वो बोलते थे जाओ बच्चा तुम ठीक हो जाओ। राइट? यही बोलते थे, हाथ पकड़ते थे, सर में हाथ देते थे और बोलते थे कि जाओ बच्चा तुम ठीक हो जाएगा, एंड रियली वो रिकवरी कर जाता था। तो ऐसा कौन सा वो मेडिसिन खिला देते काम कर जाता? जब इस पे रिसर्च हुआ तो मालूम चला कि वो क्या करते थे कि अपने बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर करते थे। आप किस संगत में रहते हो वही डिसाइड करता है कि आप कैसा आदमी बनोगे। आप खराब संगत में हो तो आप खराब ही बनोगे। आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो कि 5 आदमी आपका दोस्त है, 5 आदमी के साथ एक आदमी आप भी दोस्त हैं। आपने लाइफ में ना गुटखा खाया ना सिगरेट पिया, और वो लोग गुटखा भी खाता है सिगरेट भी पीता है मैक्सिमम 3 महीना, उसके बाद आप भी धुआं उड़ाना सीख जाएंगे। मैक्सिमम 3 महीना, उसके बाद आप भी धुआं उड़ाना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके पास ट्रांसफर होते रहता है। अब 5 आदमी के गैदर में आप हैं, ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव एनर्जी कम हो गया, तो वो क्या करेगा? एक ठंडे पानी में गुनगुना पानी मिलाऊं, क्या होगा? ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाऊं तो ये गर्म ही होगा, ठंडा नहीं होगा। ठंडा कब होगा? जब दोनों का लेवल बराबर हो जाए, इसके बाद वो अप एंड डाउन देना शुरू करेगा, या तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। बट पहले तो गुनगुना करेगा, पहले तो लेवल को मेंटेन करेगा, लेवल को बराबर करेगा, पहले तो गुनगुना करेगा। यही होता है कि जिधर कमी होता है ना उधर ट्रांसफर होना शुरू होता है। मेरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी है लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गया, तो निगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर मेरे बॉडी में होना शुरू होगा। एंड निगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव आयंस का फ्लो बढ़ जाएगा, एंड पॉजिटिव आयंस आर वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी।
लोग यही कंफ्यूज करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव आयन तीनों को अच्छा मान लेते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड इज गुड, पॉजिटिव एनर्जी इज गुड, बट पॉजिटिव आयन इज वेरी हार्मफुल, बहुत हानिकारक है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी भी अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव आयन बहुत हानिकारक है। एंड नेगेटिव आयन इज वेरी गुड, नेगेटिव आयन बहुत अच्छा है। क्यों? हमारा बॉडी जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोड काम करता है। मैं आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक का सप्लाई दे देता हूँ और मैं दूसरे आदमी को आपके बॉडी में टच करने बोलूँगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एज लाइक एक इलेक्ट्रोड काम करता है। हॉरीगुची ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? कि उन्होंने दो चूहे को लिया। एक चूहे का लाइफ होता है 10 महीने का, जिस दिन से वो जन्म होगा तो मरने का उसका टाइमिंग होता है 10 महीने के अंदर वो मर जाएगा। जैसे हम लोग का एज लिमिटेशन नहीं है, बट 60 ईयर्स के बाद उसका बुढ़ापा काउंट हो जाता है ना। बट कितने दिन के बाद वो चला जाए कोई ठीक नहीं है। बट मैक्सिमम एज क्या काउंट होता है? 72 ईयर्स। मैक्सिमम एज 72 ईयर्स। एक ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम एज काउंट होता है 72 ईयर्स। 72 ईयर्स से ज़्यादा जिंदा रह गए मतलब कि आपका शरीर हेल्थी था, बट 72 ईयर्स स्टैंडर्ड है। 72 ईयर्स से ज़्यादा एक इंडियन बॉडी नहीं जिंदा रह सकती। तो दो चूहे लिए, दोनों चूहे में कैंसर के प्रॉपर्टीज डाल दी, है ना। एक कैंसर के वायरस को लिया उन्होंने और दोनों चूहे में डाल दिया। डालने के बाद क्या किया कि एज पर डॉक्टर, एक डॉक्टर ने जैसा बताया वैसा एक चूहे को ट्रीटमेंट किया, और एक चूहे को क्या किया कि उनके बॉडी को इलेक्ट्रोड का लेवल मान के उसके बॉडी में नेगेटिव आयंस का फ्लो देते रहे। उनके बॉडी में नेगेटिव आयंस का फ्लो देते रहे। एक में क्या किए कि डॉक्टर ने जैसा ट्रीटमेंट बताया वो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करवाए, और एक में क्या किए कि नेगेटिव आयंस का कंटिन्यूअस फ्लो देते रहे। दोनों चूहे में क्या किया मतलब जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में था वो चूहा 2.5 महीने में मर गया। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में था वो चूहा 2.5 महीने में मर गया। उससे कैंसर दिखाई देने लगा कि बढ़ रहा है, और वो 2.5 महीने में मर गया। बट जिस चूहे को नेगेटिव आयंस के फ्लो में रखा गया था वो चूहा 12 महीने जिंदा था। 10 महीने एक्चुअल चूहे का लाइफ होता है प्लस 2 मंथ ज़्यादा लाइफ। मतलब इसी को एक और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश किया गया। क्या किया उन्होंने कि 2 रॉड खरीद के लाए, लोहे का जो रॉड होता है ना, 2 रॉड खरीद के लाए। एक रॉड को ऐसा पैकिंग किए कि उसमें मॉइस्चर ना जा सके। एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर होता है ना, वो उसमें जो नमी होता है वो उसमें नहीं जा सके, उसको ऐसे एक ग्लास में पैकिंग किए। और एक को क्या किए कि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देके उसमें नेगेटिव आयन का फ्लो छोड़ दिया। एक रॉड को पैकिंग ऐसा कर दिए कि उसमें मॉइस्चर नमी नहीं जा सके, और एक रॉड को क्या किए इलेक्ट्रिक आयन का फ्लो छोड़ दिए। दोनों रॉड को 3 साल के बाद उन्होंने जाके कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। तो जिसमें नमी ब्लॉक किया गया था ना, तो भी वो रॉड सड़ चुका था। मॉइस्चर नहीं जा रहा था, जंग नहीं लगना चाहिए था, तो भी वो सड़ चुका था। जंग लग कहीं ना कहीं से लीकेज आया हो सकता है। बट जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया था, जिसमें नेगेटिव आयंस का फ्लो दिया गया था, वो रॉड एज इट इज था जैसा पहला दिन खड़ा गया था, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही था। अब इतना सारा नेगेटिव आयंस का एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों दिया? डिटॉक्स स्प्रे, डिटॉक्स स्प्रे। डिटॉक्स स्प्रे को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं ना, स्प्रे करते हैं ना। तो जैसे ही उसको स्प्रे किया जाता है तो उसमें नाइट्रेट एंड कार्बोनेट, जो 3 नेगेटिव आयंस ऑक्सीजन के साथ राउंडेड किया हुआ वो है। एंड प्लस उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपको अप्लाई करना होगा। आपको लगभग 6 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अच्छा, ये गारंटी नहीं है कि 6, 8, 12 भी कर देंगे, ठीक है। दूसरा चीज, कम से कम 6 इंच। दूसरा चीज, मुझे इसके लिक्विड से नहीं मतलब है, मुझे इसके झाग से मतलब है। ये जो झाग देगा उससे मतलब है। मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन करके क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी 3 राउंडेड ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस के साथ है, और मुझे एक एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन के साथ आपके बॉडी में अप्लाई करना है। तो वो क्या करता है कि एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ जब वो बॉडी में इन करता है तो वो बॉडी में रिएक्शंस करके बॉडी को इलेक्ट्रोड मान के नेगेटिव आयंस क्या करता है? डाइल्यूट कर देता है कार्बोनेट से कार्बन को एंड नाइट्रेट से नाइट्रोजन को।
इसको डाइल्यूट कर देगा एंड नेगेटिव आयन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बॉडी में फ्लो रेट को बढ़ा देता है। किस चीज का फ्लो रेट को? ब्लड के फ्लो रेट को बढ़ा देता है, जिसके वजह से ब्लड में जितने भी जगह क्लॉटिंग्स होते हैं उसको प्रेशराइज करके ओपन कर देता है, और जब ये ओपन हो जाता है तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकवरी सिस्टम पे आ जाता है, अपने आप अपने काम पे आ जाता है, तो बॉडी अपने आप इम्यून सिस्टम खुद को हील करना शुरू करता है। क्लियर है? तो डॉक्टर नोबुरी होरिगुची ने बताया था कि पूरे यूनिवर्स का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो है आयोनिक ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर होरिगुची ने एक एक्सप्लेनेशन दिया किसी भी बॉडी के लिए। कैसे एक्सप्लेनेशन दिया? उन्होंने बताया कि मान लीजिए एक आदमी को कोई बीमारी होता है, अब उनको अगर मैं आयनिक ट्रीटमेंट में लाऊंगा तो सबसे पहला चीज डॉक्टर बीएम हेगड़े ने कहा था कि किसी भी शरीर में अगर कोई बीमारी होता है तो सीधी सी बात है उसके शरीर में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बीमारी होगा ही नहीं। न्यूट्रिशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में तो बीमारी होगा ही नहीं, ये बीएम हेगड़े ने कहा था। अब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैसे काम करता है आपके बॉडी में? जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपर में माल लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या, राइट? ये आपने बताया, तो बताने से अपने आप तो चल के नहीं आता है ना, एक मीडिएटर होता है, जिसमें एक आदमी होता है जो आपके लिस्ट को देखेगा और एक एक करके माल निकाल के देगा। निकालने के बाद आप एक थैला निकालते हैं, सेकंड मीडिएटर यूज करते हैं, तो उसमें उसको भरा जाता है। सेम ऐसा ही बॉडी में फंक्शन होता है। क्या होता है कि आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, अब ये खाना आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन आया, खाने से डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिशन का, ये शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो इसके लिए यूज कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम का जरूरत है। मतलब कौन न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करता है, कौन न्यूट्रिशन का डिलीवरी देता है? ये ब्लड देता है। ब्लड पूरे बॉडी में रोटेट करके ग्लैंड्स इसको सिग्नल देते हैं कि आपको कहाँ कितना न्यूट्रिशन और कौन सा न्यूट्रिशन देना है। ब्रेन इसको सिग्नलिंग करती है वाया ग्लैंड। अब ये उतना पहुंचाएगा तो उसके लिए तो कुछ एक चाहिए सामान ना। अब यहाँ से सुपर वाले आते हैं, यहाँ माल पहुंचाएंगे, कैसे माल पहुंचाएंगे? उनके पास गाड़ी होगा तभी तो पहुंचाएंगे ना। तो उस गाड़ी में सिर्फ गाड़ी रहने से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें ड्राइवर भी चाहिए। सेम वही चीज हुआ। अभी आपके बॉडी का न्यूट्रिशन बेस जब तक मैग्नीशियम का नहीं होगा, यूज कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम नहीं होगा, तब तक ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा न्यूट्रिशन, को। तो पहला चीज क्या जरूरत है आपके बॉडी में? कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको ज्यादा कंटेंट में चाहिए। अब वो ले चुका, लेने के बाद अब बॉडी में फ्लो करेगा। तो फ्लो करने के लिए अभी जस्ट मैं बता के क्या हूँ कि हार्ट का काम सिर्फ पंप करके ब्लड को बाहर निकालना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, है ना? लेफ्ट वेंट्रिकुलर से पंप करके सिर्फ ब्लड का बाहर निकालने का काम है हार्ट का। ब्लड को फ्लो कराने का काम उनका नहीं है। फ्लो कराने का काम कौन करता है? इम्पीडेंस जो मैं बता के गया वो निगेटिव आयंस है। बॉडी में निगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉनिक आयंस जिसको बोलता हूँ, उसका काम है कि ब्लड को फ्लो कराएगा। तो ये इम्पीडेंस कैसे ऐड होगा? तो ये मैं आगे चल के बता रहा हूँ कि ये जरूरत क्या है वहां पे। दूसरा चीज क्या जरूरत है? निगेटिव आयंस का, ब्लड में निगेटिव आयंस का। पहला क्या जरूरत हुआ? यूज कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा क्या जरूरत हुआ? निगेटिव आयंस का, ठीक है, जिससे फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि मुझे इनको माल डिलीवरी देना है, तो पहले मैं तो वेरिफिकेशन करूंगा ना कि भाई जो इसमें नाम लिखा हुआ आपको है कि नहीं है, तभी तो मैं माल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ये वेरिफिकेशन कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ D3। अगर किसी भी ऑर्गन में D3 नहीं अवेलेबल है तो वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, मतलब न्यूट्रिशन को रिसीव ही नहीं करेगा। तो तीसरा क्या जरूरत पड़ा? D3। नंबर 4, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन दे दिया गया, बट सिर्फ न्यूट्रिशन देने से वो आपके ऑर्गन्स को, जो डेड सेल हैं ऑर्गन्स के, उसको वो रिकवरी नहीं करेगा। उसके लिए आपको स्टेम सेल थेरेपी पे जाना पड़ेगा।
किसमें जाना पड़ेगा? स्टेम सेल थेरेपी। 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं। क्या लिखा मैंने? कॉपी और क्लोन। क्लोन। कॉपी और क्लोन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डुप्लीकेशन है, दोनों में डुप्लीकेशन है, ठीक है। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि मेरा कॉपी है, मतलब मेरे जैसा वो आदमी दिखता है। बट क्लोन में क्या है कि मेरा जैसा वो आदमी दिखता है, बट उसका ब्रेन भी मेरे जैसा काम करता है, मतलब प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है मैटर? प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा, उसको क्लोन बोलते हैं। एंड स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है? स्टेम सेल थेरेपी होता है जस्ट क्लोनिंग द सेल्स, जस्ट क्लोनिंग द सेल्स, मतलब सेल का डुप्लीकेशन करना। जो सेल अभी नया उस जगह बन रहा है, वो सेल वैसा ही बनेगा जैसा लास्ट था। क्लियर हो रहा है? जैसा लास्ट सेल का प्रॉपर्टीज था, सेम प्रॉपर्टीज वाला सेल वहां पे बनेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसके लिए स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी अगर रिकवरी कराना है तो। क्लियर है मैटर? ये होता है आयनिक ट्रीटमेंट। अब होता है कि बॉडी में आयंस फ्लो को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो आयंस फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको इसका यूटिलाइज करना होगा। मतलब मैं एक्सटर्नली ऑक्सीजन के आयंस को बॉडी में स्प्रे करूंगा, 4 राउंडेड ऑक्सीजन को। मतलब एक कंटेंट में आपको 4 राउंड निगेटिव आयंस जाता है। ऐसे हमारी बॉडी में निगेटिव आयंस कहां से आते हैं? ऐसे हमारी बॉडी में निगेटिव आयंस कहां से आते हैं? पानी पीने से। पानी पीने से। पानी क्यों पीते हैं? पानी क्यों पीते हैं? नॉन टेक्निकल आंसर। पानी क्यों पीते हैं? मैक्सिमम लोगों के माइंड में रहता है कि पानी पीते हैं खाना हजम करने के लिए। कहीं कोई रोल नहीं है खाना हजम करने में पानी का, कोई रोल नहीं है। क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर के हिसाब से क्या बताया जाता है कि आपको खाना खाने के 40 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। एंड 40 मिनट में आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, हाफ डाइजेस्ट होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कोई काम ही नहीं करेगा अंदर जाके। तो पानी क्यों जरूरत पड़ता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन के लिए बॉडी में मुझे हाइड्रोक्साइड आयन मिले, इसलिए हम लोग पानी पीते हैं। पानी पीते ही वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉम्बिनेशन में ब्रेक हो जाता है, और यही हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? हमारे बॉडी में रोटेट करता है। और इसी में जब हम लोग ऑक्सीजन आयन के फ्लो को बढ़ाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तेजी से फैलना शुरू करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो क्या क्या मैंने बोला, क्या क्या जरूरत पड़ता है? 4 कंपोजिशन बोले। यूज कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम, यूज कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम, नेगेटिव आयन, D3 एंड स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, ये 4 आयन तक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी का बॉडी एसिडिक है तो आप करोड़ रुपए का सप्लीमेंट खिला दो, उसका बॉडी नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी का शरीर एसिडिक है तो उसको आप करोड़ रुपए का सप्लीमेंट खिला दो, उसके बॉडी में कोई काम नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं काम करेगा। उसके बॉडी को आपको अल्कलाइन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बॉडी को अल्कलाइन में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके उसके बॉडी में चेंजेस आएगा।